21 अप्रैल 2026 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। राजस्थान प्रदेश का जिला अलवर लगता है और अलवर जिले में थाना राजगढ़ है। राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है कुंडरोली। कुंडरोली का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 साल, नाम उसका राहुल मीणा होता है। राहुल मीणा अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह में गया हुआ था। अपने दोस्त से कहता है खाना खाने के बाद चलो अब घर चलते हैं। तभी दोस्त कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ आऊँगा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे बात जाने की आती है तब राहुल मीणा उस शादी समारोह से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसके दिमाग में एक खुरापाती सूझने लगती है। सीधा वो अपने दोस्त के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, बेल बजाता है और जैसे ही बेल बजती है तो उसकी जो पत्नी होती है वो लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास दरवाजे पर आती है। दरवाजा जैसे ही खुलता है तो सामने राहुल मीणा खड़ा हुआ था। राहुल मीणा ने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया उसको संभालने का, कुछ भी जैसे पूछने का, इस सवाल को कोई जवाब मिलता। इससे पहले ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है, दरवाज़ा लगाता है और उसको बहुत बुरी नीयत से पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको लेके जाता है। ले जाने के बाद उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है, गंदा काम करने लगता है। हालांकि उसने इस बीच में विरोध करने की कोशिश की तो उसने उसका गला पकड़ लिया जो विरोध कर रही थी। तो इस बीच में उसके चेहरे पर, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर उसने ज़ोर ज़ोर से मारना भी शुरू कर दिया। महिला डर जाती है। इस बीच में वो उसके साथ मनमानी करता है और मनमानी करने के बाद यहाँ से वो जब जाने की कोशिश कर रहा था तभी उस महिला से कहता है, अपनी दोस्त की पत्नी से कहता है कि तुम्हारे जो 2 बच्चे सो रहे हैं ना, इनकी खैरियत अगर चाहती हो तो ये बात इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। दोस्त को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अपनी सास को भी ये बात बताना मत। अगर तुमने बताने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम भी, तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारे पति और तुम्हारी सास सबके सब अपनी जान से हाथ धो बैठो। महिला थोड़ी डर जाती है, घबरा जाती है और इसी बीच में वो लड़का जो होता है उस घर से निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद लगभग अभी 180 किलोमीटर का सफर तय करता है और वहाँ से सीधा दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली जाने के बाद एक लड़की जो आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही थी, उसे आईएएस बनना था, फिर वो उसके साथ भी ऐसे ही गंदी और घिनौनी हरकत करता है। उसकी रेप जैसी घटना को उसके साथ अंजाम देता है। उस लड़की की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद पूरे हिंदुस्तान में ये खबर वो तेजी के साथ वायरल होनी शुरू हो जाती है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने में जुट जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आज इस घटना के माध्यम से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 22 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। हर रोज की तरह एक घर का में जो कुछ घंटी है, अलार्म है, जो कुछ सिग्नल दिए होते हैं वो रोज सुबह 6 बजे बजते हैं। और जैसे बजते हैं तो एक आईआरएस ऑफिसर हैं जो साल 1997 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, जो कि दिल्ली के पोश इलाका अमर कॉलोनी में कैलाश हिल है, वहां पर रहते हैं। वो अपनी पत्नी को जगाते हैं। पत्नी एक बड़े जाने माने हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उससे कहते हैं कि सुबह के 6 बज चुके हैं, चलो जिम करने चलते हैं, थोड़ा वॉक करने चलते हैं। पत्नी भी जाग जाती है और वो भी जाग जाते हैं और जैसे रोजमर्रा की तरह अपने घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद सीधा जिम जाते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करते हैं। वॉक करने के बाद 8 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते क्या है कि उनकी 22 साल की एक बेटी है। वो बेटी फर्श पर औंधे मुंह पड़ी हुई है और उसके आसपास के जो हिस्सा था, एरिया था जहाँ वो पड़ी हुई थी, वहाँ पर बहुत सारा ब्लड बह रहा था। वो एकदम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अपनी ही बेटी को इस हालत में देखने के बाद वो घबराते हुए, रोते हुए अपनी बेटी को पुचकारते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बेटी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। तभी माँ के दिमाग में ख्याल आता है, बेटी की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था कि ये शरीर अभी गर्म है, हो सकता है शरीर के किसी हिस्से में अभी जान बाकी हो। तुरंत ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अपनी बेटी को लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए लेकिन बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने जब बेटी का इलाज करने की कोशिश की, देखते ही बोले कि बेटी तो मर चुकी है, यानी कि बची ही नहीं है। पति और पत्नी होते हैं। पत्नी डॉक्टर है जो बड़े हॉस्पिटल में है और जो पति है वो आईआरएस ऑफिसर है जो भारतीय राजस्व सेवा में है, वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। एक दीवार के कोने से लगकर खड़े हो जाते हैं रोते हुए। इस बीच में वो दिल्ली पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद कहते हैं, ये समय हो रहा था 8:45 और तारीख थी 22 अप्रैल 2026। फ़ोन करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई है। वो अब तक जो भी हुआ है उस पूरा का पूरा वाकया पुलिस को बताते हैं और जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस भी दौड़ती हुई मौके पर आ जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इस ऑफिसर का जो मकान है वो बहुत ही हाई सिक्योरिटी के हिसाब से बना हुआ है। कोई भी ऐरा गैरा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दरवाजे भी खुलते हैं तो या तो फिंगरप्रिंट्स से खुलते हैं या फिर कोई ना कोई
कोई कोड दिया हुआ है, और वो कोड हो या फिर फिंगरप्रिंट हो, वो सिर्फ बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट जो हैं उनको ही पता है। लेकिन घर के अंदर प्रवेश कौन कर गया, बस यही सवाल थे। और सवालों के साथ साथ ये भी था कि घर में कौन ऐसे आ सकता है। तो वहाँ आसपास में सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे लगे हुए हैं। लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप घर से किस वक्त निकले थे। बताते हैं पति और पत्नी की सुबह 6 बजे घर से निकले थे, 8 बजे घर के अंदर एंट्री हो जाती है। यानी कि इसी 2 घंटे में जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है। अब पुलिस ने अपने पड़ताल करना शुरू किया, सीसीटीवी कैमरों को जब खंगालना शुरू किया है, तो इसी बीच में जब कैमरे खंगाले जा रहे थे तो उनका जो एक नौकर, जिसका नाम राहुल मीणा होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, जो कि राजस्थान प्रदेश के जिला अलवर का थाना राजगढ़ लगता है और राजगढ़ थाना क्षेत्र का गांव लगता है कुडरोली, वहां का वो निवासी होता है। ये देखते क्या है कि वो घर की तरफ आ रहा है और इसी बीच में वो कुछ देर के बाद, यानी कि उसकी जो एंट्री होती है घर में, सुबह 6:39 के आसपास होती है। और जब घर से बाहर निकलता है तो 7:20 के आसपास वो घर से बाहर निकल जाता है। लगभग 41 मिनट वो घर के अंदर रहता है और यहाँ से एक पीठ पर एक काले रंग का बैग है, उसने येलो कलर की टी शर्ट या शर्ट पहनी हुई है, नीचे एक वाइट कलर की पैंट पहनी हुई है। यहीं उसको, पुलिस को देखकर और परिवार को देखकर कुछ शक और शुबा भी होता है। जब उसकी आने की आमद थी तब उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और जब जा रहा है तो वाइट कलर की पैंट है, और जब आया था तो उसने शूज पहने हुए थे, गया था तो चप्पल पहने हुए थे। और उसके जो पीठ पे जो बैग लटका हुआ था वो उसका वजन इतना नहीं था, शायद जब आता है तो उस वक्त उसके पास कोई बैग भी नहीं था। अब यहीं से पुलिस ने जांच पड़ताल करना जब शुरू किया है तो उन्होंने पूछा कि ये तो जो हमारे घर नौकर था लगभग 8 महीने के आसपास रहा था, और अब से करीब करीब 1.5 महीने पहले इस पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गेम खेलने का आदी हो जाता है, लती था, इसने हमारे ही पड़ोसी से लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास ले लिए थे। और कई ऐसे आसपास जो घरों में काम करने वाले नौकर हैं उनसे भी इसने पैसे ले रखे थे। वो एक बार IRS ऑफिसर ने उसको किसी काम से भेजा था, कुछ पैसे दिए थे कि ये पैसे लो और सामान लेके आ जाओ। जब वो पैसे लेकर सामान लेने गया था, उसने जब हिसाब किताब दिया तो उस हिसाब किताब में वो गड़बड़ी कर देता है। और IRS ऑफिसर को यही बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि ये लड़का सही नहीं है। आसपास के लोग तो शिकायत कर ही रहे थे, लेकिन उसने घर के अंदर भी पैसों में कुछ सेंधमानी जब करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ अब काम नहीं कर सकते। यानी कि उस लड़के को अब घर से बाहर निकाल दिया था। जब घर से बाहर निकाल दिया था तो वो आज घर के अंदर क्या कर रहा था, करीब करीब 1.5 महीने पहले। पुलिस जब उसी सवालों के जवाब जानना चाहती थी तभी पुलिस के भी दिमाग में आता है, परिवार के दिमाग में भी आता है कि हो सकता है कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, अपना हिसाब किताब करने के लिए, हिसाब किताब जो उससे गुस्से में जब उसे निकाला गया था शायद उसी की वजह से, क्योंकि वो 8 महीने इस घर में काम कर चुका था, हाई सिक्योरिटी घर जरूर था, कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा उसको पूरी जानकारी थी। उसको ये मालूम था कि जब सुबह मालिक घर से बाहर निकलते हैं और 8 बजे वापस लौट कर आते हैं तो इस बीच में और नौकर जो घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो चाबी कहाँ पर छुपा कर रखनी है। अब वो चाबी छुपा के रखी जाती थी एक लेटर बॉक्स के अंदर। लेटर बॉक्स में चाबी रखी जाती थी, घर का कोई भी नौकर आता था उसे खोलता था, खोलने के बाद अंदर प्रवेश करता था, जो भी रसोई के अंदर काम करना है या साफ सफाई करनी है वो साफ सफाई करके अपने वहां से निकल आता था। इस घर के अंदर 4 सदस्य हैं, जिसमें पति और पत्नी है। पति यानी कि जो IRS ऑफिसर है, पत्नी है जो कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है। इनका एक बेटा है जो कि मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े अच्छे पद पर वो काम कर रहा है। जो बेटी है वो बेटी आर के पुरम है, DPS से उसने 12वीं की परीक्षा पास की और शायद बताते हैं कि टॉप किया था उसने। उसके बाद उसने एक एग्ज़ाम दिया और IIT दिल्ली में उसका सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ भी वो बहुत ही शानदार तरीके से उसने अपनी पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। उसने सोचा कि क्यों इंजीनियर बन के कोई बात नहीं है, इसलिए UPSC की तैयारी करते हैं। और UPSC की तैयारी करने के लिए उसने अपने घर पे ही टॉप फ्लोर पर, उसने जो टेरिस था वहीं पर उसने अपना एक स्टडी रूम बनाया हुआ था। बहुत सारी किताबें रखी हुई थी और अक्सर उसका वक्त किताबों के साथ गुजरता था। अब पुलिस ने जब एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया है, पड़ताल करना शुरू किया है, तभी यहाँ से पुलिस की जब थ्योरी थी, जांच पड़ताल थी, उसको गिरफ्तार भी करना था। उसको आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लेती है। लगभग 14 घंटे के बाद ये पता चलता है कि उसके यहाँ गांव में भी टीम भेजी जाती है, इधर उधर टीम भेजी जाती है, 100 सदस्य CCTV कैमरे देखे जाते हैं। जो उसने कपड़े पहने हुए थे उस कपड़े के आधार पर, क्योंकि दिल्ली के हर जगह अच्छे अच्छे कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों में एक बार किसी का चेहरा आ जाए तो उस चेहरे को पहचानना बहुत आसान है, वो कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है। तो कैमरों की मदद से, साथ ही वो जिस होटल में रुका हुआ था उस होटल में उसने
वाईफाई का भी इस्तेमाल किया हुआ था। पुलिस ने अपनी जो भी सर्विलांस हो, फॉरेंसिक हो, जो भी जिस तरह के वो प्रयोग कर सकते थे, हर प्रयोग के माध्यम से कोशिश करते हैं। 14 घंटे के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है और जो सफलता मिलती है वो पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद कुछ पुलिस की जांच पड़ताल आती है और उसके बाद मीडिया में जो खबर आती है उससे ये पता चलता है कि अभी तक जानकारी के हिसाब से कि वो अपने दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है और इसी शाम को उसने 10,000 रुपये का अपना मोबाइल सेल कर दिया था। उसमें 10,000 में से 6,000 रुपये जो होते हैं वो टैक्सी करता है। टैक्सी करने के बाद क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है, उस पर उधार हो चुका है, वो लगातार गेम खेलने का आदी हो चुका है और इसलिए उसने सोचा मालिक कब घर से बाहर निकलते हैं कब नहीं निकलते हैं, घर जाएगा, पूरे घर को वो मतलब उसे लूट के इरादे से घर के अंदर प्रवेश करता है। चाबी जहाँ रखी हुई थी वहाँ से चाबी लेता है। अब यहाँ से सीधा वो टॉप फ्लोर पर पहुँचता है जहाँ पर मालिक की जो बेटी है जो अपने स्टडी रूम में रहती है। दरवाज़ा खोलता है, उसके अंदर जाने के बाद उस लड़की से वो पैसे की डिमांड करता है। पैसे की डिमांड करने के बाद उससे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो लड़की ने विरोध किया। जब विरोध करती है तो इसी बीच में वो लैंप उठाता है। लैंप को पूरी ताकत से उस लड़की के जो करीब करीब 22 साल की जिसकी उम्र होती है उसके मारता है, जिसके सर में लग जाता है, उसके चेहरे पे भी और उसके सीने पे भी चोट के निशान आ जाते हैं। इस बीच में जब वो लड़की बेहोश हो जाती है तब उसे देखने के बाद वो उसके साथ गंदी हरकत करता है, यानी कि उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को वो अंजाम देता है। करीब करीब 41 मिनट इस घर के अंदर रहता है और ये सारे काम वो करता रहता है क्योंकि उसे पता था कि मालिक थोड़ा देर से आएंगे। यहाँ उसने उस लड़की के साथ गंदी हरकत की और इसी बीच में उस लड़की के साथ ये सब करने के बाद उसने एक चार्जर रखा था। चार्जर का जो लीड होती है उस लीड से उस लड़की का गला दबाया और उसकी हत्या कर देता है। उसे पता था कि लॉकर रूम कहाँ है, पैसे कहाँ रखे होते हैं और जरूरत का जो जेवरात है, सोना चांदी है, वो घर में कहाँ रखा होगा। उस लड़की को उस टॉप यानी कि 3rd फ्लोर से घसीटता हुआ वह नीचे वाली मंजिल पर लेके आता है क्योंकि घर के जो दरवाजे हैं वो फिंगरप्रिंट से खुलते हैं, जो लॉकर है वो भी फिंगरप्रिंट से खुलता है। तो इसी हिसाब से वो उसे नीचे घसीटता हुआ लेके आता है क्योंकि वो तब तक लड़की मर चुकी थी और मरने के बाद ऐसा बताया जाता है कि जो ये फिंगरप्रिंट है वो काम करना बंद कर देते हैं और साथ ही उसके जो हाथ था उस पर ब्लड भी लगा हुआ था, इसलिए शायद उसकी वजह से भी हो सकता काम ना किया हो। जो बायोमेट्रिक से जो खुल जाते हैं, थंब लगाने के बाद खुल जाते हैं, वो लॉकर तो खुलता नहीं है लेकिन उसने इधर उधर खंगालना शुरू किया और लगभग उससे 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास कुछ कैश भी मिल जाता है, कुछ ज्वेलरी मिल जाती है, लेकिन भारी मात्रा में वो इस लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाता। इसी बीच में वो कपड़े बदलता है, जो शायद लड़की के भाई की पैंट थी उसको पहन लेता है और जो कपड़े थे उनको बदलने की कोशिश कर रहा था, जो जूते वो भी पहन लेता है। और यहाँ से जब घर से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद एक नौकर है जो गाड़ियों की साफ सफाई रोजमर्रा की तरह करता है। उस नौकर की इस राहुल मीरा पर नजर पड़ जाती है। वो पूछता है कि राहुल आज यहाँ तुम दिखाई कैसे दे रहे हो, क्या बात है। उसने कहा कि मालिक ने बुलाया था तो इसलिए मैं आया, और बहुत ही शालीनता के साथ वो आराम से जवाब दे देता है। जवाब देने के बाद इधर उधर छिपता छिपाता चला जाता है, लेकिन पुलिस उससे बहुत जल्दी ही लगभग 14 घंटे के आसपास वक्त बीता था, उसे हिरासत में ले लेती है, उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल उसको अदालत में पेश किया जाता है और अदालत में पेश करने के बाद उससे रिमांड पे 4 दिन की रिमांड मिल जाती है। अब रिमांड लेने के बाद ही पुलिस उससे पूछताछ करेगी जो पूरा घटनाक्रम है जो अभी तक मीडिया में आया यही सच है या फिर उससे कुछ नई जानकारी मिलेगी, तो ये उससे पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इस घटना ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है, और क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बिल्कुल पॉश इलाके कैलाश हिल में ये घटना होती है, अमर कॉलोनी में घटना होती है, तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वहां पर ये घटना हो सकती है, तो गांव देहात जहां पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है, जहां पर इतनी सुरक्षा नहीं है, तो वहां पर तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि हर जगह इस बात को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते लखनऊ के रहने वाले हैं मोहम्मद सलमान खान, आज इनका जन्मदिन है। सलमान खान को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कानपुर से अर्चना है, सुफियान पठान कानपुर से ही, रचित कुमार हैं, राजस्थान से गणेश पाटीदार हैं, जमशेदपुर से तनवीर अरशद हैं, कानपुर से प्राची सिंह, गोविंद राजभर, आयुष कुमार छपरा से, वैभव विश्वकर्मा, डॉक्टर जितेंद्र यादव रायबरेली से, मोहम्मद उमर, योगेंद्र कुमार, उमेश चौहान, शमशेर अंसारी, रामदत्त सिंह भदौरिया ग्वालियर से, योगेश तिवारी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।